हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। हम इस वीडियो में बेटे मॉक टेस्ट पेपर 2 की बात करेंगे। मॉक टेस्ट पेपर कौन सा? ग्रुप 1 का अकाउंट्स पे है, नवंबर 21 सीरीज़ है। मैंने आपको अक्टूबर 21 सीरीज़ का वीडियो शेयर कर दिया था पहले ही, जैसे ही आया था वो। ग्रुप 2 के भी मैंने दोनों एमटीपी शेयर कर दिए हैं। ग्रुप 1 का सेकंड एमटीपी नवंबर 21 सीरीज़ पेंडिंग थी, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो नवंबर 21 एग्ज़ाम्स के लिए सब कुछ कवर हो जाएगा अपना। और बेटे एज यूजुअल वही 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है 20 नंबर के लिए, आगे 5 में से 4 करने हैं। तो टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, 5 करने होते हैं, 20-20 नंबर के होते हैं सर। सब कुछ आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है वो एएस में से ही आना है और 5-5 नंबर के 4 पार्ट आने हैं। मैं समय नष्ट ना करते हुए फटाफट से इसको निपटाना चाहता हूँ और मैं खड़ा हूँ बेटे क्वेश्चन नंबर 1A में। और क्वेश्चन नंबर 1A है बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 पे, एएस 16 का क्वेश्चन है ये। हाँ, बोरोइंग कॉस्ट का क्वेश्चन है। और बोरोइंग कॉस्ट में स्पेसिफिक बोरोइंग, जनरल बोरोइंग 2 कॉन्सेप्ट हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग में तो लोन जिस एसेट के लिए होता है सीधा ही कैपिटलाइज कर देते हैं, लेकिन जनरल बोरोइंग में मल्टीपल एसेट्स पे एलोकेशन करना होता है, मल्टीपल लोन्स होते हैं, तो हम WACR निकालते हैं, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। और अगर आप इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एनुअल कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द कंपुटेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद AS 16। आपको AS 16 के हिसाब से एनुअल कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, WACR निकालना है आपने। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट मतलब एनुअल कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है आपने। लो जी, वर्किंग शुरू करते हैं हम। ABC Limited has started construction of an asset on 1st of December 20। मैं लिख लेता हूँ, 1 दिसंबर 20 को वर्क स्टार्टेड है जी, वर्क कमेंस्ड। मतलब कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा 1 दिसंबर 2020 से, क्योंकि एक्टिविटीज स्टार्ट हुई हैं। जब तक आप एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे या स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कैपिटलाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो मैंने आपको कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन पढ़ाया था, उसमें 3 कंडीशन थी। सबसे पहला कि आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा आउट ऑफ बोरोड फंड्स, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल, मतलब नोशनल इंटरेस्ट नहीं ले सकते, और तीसरा था एक्टिविटीज़, नेसेसरी एक्टिविटीज़ शुड रिमेन इन कंटिन्यूएशन। एक्टिविटीज़ में भी फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, सारी कंडीशन आपको बताई हुई है। तो मैं तो सिर्फ आपको वैसे रिवाइज करा रहा हूँ कि 1 दिसंबर 2020 को काम शुरू हुआ है, ये हमारा कैपिटलाइज स्टार्ट करने की डेट है। अच्छा, विच कंटिन्यूज टिल 31st of March 21। इसका मतलब ये हुआ 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च 21 तक काम चला है, 4 महीने, 4 months। तो 4 महीने का ब्याज ही आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप एक्सपेंडिचर करेंगे वैसे वैसे कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है जी, इज एक्सपेक्टेड टू गो बियॉन्ड अ ईयर। अच्छा, काम अभी पूरा नहीं हुआ जी, काम अभी आगे चलेगा, लेकिन 4 महीने तो काम हुआ है ना। 1 दिसंबर से शुरू किया, 31 मार्च तक आपका काम अभी चल रहा है, तो 4 महीने का ब्याज आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, और आगे भी चलेगा तो आगे भी कैपिटलाइज कर लेंगे। 31 मार्च को सेसेशन हो जाता है, ब्याज बंद कर देते हैं हम, सिंपल सी बात है। अब आगे चलेगा तो वो अगले साल देखेंगे। हमारी टेंशन तो 31 मार्च तक की है, हमसे तो जो पूछेगा 31 मार्च 21 तक ही पूछेगा ना। तो 31 मार्च 21 तक 4 महीने का कैपिटलाइजेशन है, उसके आगे का कैपिटलाइजेशन अगले साल में देखेंगे। जय श्री राम बोल के आगे बढ़ो, हमें क्वेश्चन आगे पढ़ना चाहिए, नॉलेज बढ़ानी चाहिए। द एंटिटी हैज़ नॉट टेकन एनी specific borrowings to finance the construction of the asset। कोई भी specific लोन नहीं है, टेंशन खत्म। but has incurred finance cost
ऑन इट्स जनरल बोरिंग्स। क्वेश्चन इस लाइन में क्लियर कर गया कि स्पेसिफिक बोरिंग तो है 0 और जितनी भी बोरिंग्स हमारे पास है वो सारी हमारी जनरल बोरिंग्स हैं। कौन सी? जनरल बोरिंग्स हैं। अच्छा, मैं ज़रा लाइन कंप्लीट कर लूँ। चलो जी, आगे एक बार फिर चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर एट द बिगिनिंग of the month on this asset was 10 lakh rupees in December and 4 lakh rupees in each of the months of January to March। क्वेश्चन आपको एक्सपेंडिचर बता गया कि दिसंबर में 10 लाख रुपए खर्च हुए, जनवरी में 4, फरवरी में फिर 4, मार्च में फिर 4, टोटल 22 लाख का एक्सपेंडिचर हो चुका है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेक करो, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में चेक कराई थी, क्वेश्चन क्या मांग रहा है? कहता है वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाल दो। तो आपको वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला पता है, इफेक्टिव लोन और इफेक्टिव एक्सपेंडिचर विच एवर इज हायर। जो WCR है, लोन और एक्सपेंडिचर विच एवर इज हायर। लोन ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर में लोन रख के रेट निकाल देंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर में एक्सपेंडिचर रख के हम रेट निकाल देंगे। वैसे तो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट अपॉन लोन WCR का, लेकिन हमें लोन का कंपैरिजन करना पड़ता है एक्सपेंडिचर के साथ और विच एवर इज हायर लेके हम मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा सर, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझने का, सुनने का, सीखने का टाइम चला गया, अब तो पेपरों का टाइम आ गया है ना। अच्छा जी, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओहो ये लाइन तो बहुत कमाल की है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईयर का मतलब मैं क्या समझूं? 1/4/2020। उत्तरी काम शुरू हुआ है दिसंबर 2020 से और इसने लोन ले लिया अप्रैल 20 में। उत्तरी ध्यान रखना, ब्याज पूरे साल का लेना है और लोन भी पूरे साल का लेना है। अगर हम न्यूमरेटर में इंटरेस्ट लेते हैं 12 महीने का, क्योंकि 1/4/2020 को बोरिंग्स बता रहा है, एक्सपेंडिचर तो स्टार्ट हुआ है दिसंबर में लेकिन लोन लेके बैठा है 1/4/2020 को, तो ऊपर अगर इंटरेस्ट 12 महीने का है, नीचे लोन भी 12 महीने का है। ऊपर इंटरेस्ट 8 महीने का, नीचे लोन 8 महीने। इफेक्टिव इंटरेस्ट, इफेक्टिव लोन, आपको वो टाइम फैक्टर देखना पड़ता है। तो मैंने नोट कर लिया कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर का मतलब 1/4/2020 है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आगे क्या कहता है। द एंटिटी हैड टेकन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ऑफ 20 लाख रुपीज एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। उत्तरी कंपनी ने 20 लाख रुपए का लोन ले रखा है 1/4/2020 को। मैं लिख लेता हूँ, 1/4/2020 को 20 लाख का लोन है 9% के हिसाब से। नोट कर लिया मैंने, आगे चलते हैं। हैड एन ओवरड्राफ्ट 4 लाख रुपीज। उत्तरी 4 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट भी है 1/4 को, विच इंक्रीज्ड टू 8 लाख रुपीज ऑन 1 मार्च 2021। साल की शुरुआत में 20 लाख रुपए के डिपॉजिट पड़े हैं, वो तो चलो 12/12 हो गए। एक मेरे पास 4 लाख का ओवरड्राफ्ट है और जो 4 लाख का ओवरड्राफ्ट है ये 1 मार्च को 8 लाख का हो गया। इसका मतलब ये कि 11 महीने तो 4 लाख रहे और आखिरी महीने में वो 8 लाख हो गया। तो 4 लाख पे 11 महीने का ब्याज और 8 लाख पे 1 महीने का ब्याज, क्योंकि आपका ओवरड्राफ्ट आखिरी महीने में बढ़ गया। तो ओवरड्राफ्ट आपका 4 लाख रुपए रहा 11 महीने के लिए और 8 लाख रुपए रहा 1 महीने के लिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, और जो इंटरेस्ट हमने पे किया है ओवरड्राफ्ट पे वो 10% है 1 जनवरी तक, और फिर उसका रेट हो गया जी 12%। लो कर लो बात। पहले तो ओवरड्राफ्ट का हिसाब रखो कि कितने महीने कितना ओवरड्राफ्ट, फिर ब्याज के रेट का हिसाब रखो क्योंकि ब्याज का रेट भी फ्लक्चुएट कर रहा है आपका। तो अगर आपको इसमें वर्किंग बनानी हो तो मैं आपको बोलूँगा जी सबसे पहले तो इंटरेस्ट की वर्किंग बनेगी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा
इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, मेरे पास है जी 20 लाख रुपए इंटू 9%, और ये है 12/12 के लिए 1,80,000 का ब्याज, तो ये बनता है। फिर मेरे पास है जी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज़ 4 लाख, अप्रैल 2, कौन सा महीना था जी, रेट कब तक है, अच्छा 1 जनवरी तक रेट है 10%, अप्रैल टू दिसंबर 4 लाख रुपए हैं, रेट है 10%, 9/12, तो ये 40,000, 30,000 रह गया जी। फिर जो है जनवरी से लेके फरवरी तक का, क्योंकि 1 मार्च को 8 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट हो गया था, तो मैं अभी 4 लाख रुपए भी खड़ा हूँ, रेट हो गया 12% का और 2/12, तो 4 लाख का 12% इंटू 2, 8,000 रुपये ये हो गया जी, 12% हुआ है ना जी, हाँ 12 हो गया जी। फिर हम आगे तीसरे पार्ट में, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑफ 8 लाख रुपीज़, हमारे पास मार्च के महीने में ओवरड्राफ्ट हो गया 8 लाख रुपए का, 12% रेट है जी, और 1 महीने का 8 लाख रुपए का 12% है जी, और 8,000 रुपये जोड़ो जी, इसमें टोटल लगाओ, 1,80, 30,000, 8,000 और 8,000, 2,26 का तो ब्याज हो गया, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव लोन, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव लोन, ये कैसे आएगा, सिक्योर्ड लोन, बताओ जी, सिक्योर्ड लोन 20 लाख रुपए हैं जी, और 12/12, 20 लाख ही रहेगा ये तो। ओवरड्राफ्ट, सबसे पहला ओवरड्राफ्ट है जी 4 लाख रुपए का, 11 महीने के लिए, तो ये रहा मेरे पास, और फिर मेरे पास है जी 8 लाख 1 महीने के लिए, ये रहा मेरे पास, तो 366,667, 66,667 टोटल लगाओ जी, टू 4,33,334, रेट निकालना है, ये लो 2,26 लो, 24, 33, %9.28% या 29% भी लिख सकते हो, राउंड ऑफ करना है तो। ये देखो इसका आंसर है मेरे पास, अगर आप इसका आंसर देखें तो 9.29% ये रहा जी। कॉन्सेप्ट क्लास में किया हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्रेकअप ज़्यादा डाल दिया, एक तो लोन के पीरियड का अंतर है, और एक इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी अंतर था, कि यहाँ से यहाँ तक ये ब्याज है, यहाँ से यहाँ तक ये ओवरड्राफ्ट है, तो थोड़ा पीरियड के हिसाब से देखना था आपने इसमें। क्वेश्चन खत्म हो गया जी। ये हमारे पास जी एक क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, और ये इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में से पूछा जी। ये क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में से कि आप बताओ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पे आप क्या बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, चेंज इन पॉलिसी के लिए क्वेश्चन स्टडी करना पड़ेगा। इन द बुक्स ऑफ रानी, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन March 20 is 175 valued on the basis of FIFO। 31 मार्च 20 को इनके पास इन्वेंट्री है 175 की, और फीफो के हिसाब से। हमने इनकी बात पढ़ ली सर, आगे चलते हैं।
हम इनकी बात की कदर करते हुए आगे बढ़ते हैं। द कंपनी डिसाइड्स टू चेंज फ्रॉम FIFO टू वेटेड एवरेज फॉर द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द ईयर 1920। लो कर लो बात। ये इस FIFO को वेटेड एवरेज में लेके जाना चाहते हैं। कहते FIFO को एवरेज में ले जाओ। अब FIFO को एवरेज में लेके जाएंगे तो ये चेंज इन पॉलिसी है। पहले हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी थी FIFO, अब हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है वेटेड एवरेज, तो ये चेंज इन पॉलिसी है। और जब भी हम पॉलिसी चेंज करेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे और उसकी वजह से अकाउंटिंग इफेक्ट भी आएगा। और ये हमें साफ साफ बताना चाहता है कि अगर हम वेटेड एवरेज को फॉलो करते हैं, वेटेड एवरेज को फॉलो करते हैं तो हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये आ रही है 159। अब मुझे बताओ FIFO में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है, वेटेड एवरेज में कम है, और अगर हम क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट गिरेगा। इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो 16,000 रुपये कम करना चाहिए हमें। हमारा प्रॉफिट 16,000 रुपये से कम हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट 16,000 रुपीज़ से कम हो जाएगा, 16,000 से कम हो जाएगा। तो हमारे प्रॉफिट पे एडवर्स इफेक्ट आएगा इसका। तो आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 साफ साफ कहता है कि अगर पॉलिसी चेंज करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऊपर इम्पैक्ट आता है तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो आपको लिखना क्या है, आपको सिर्फ नोट ये लिख के आना है कि कंपनी वाज वैल्यूइंग इट्स स्टॉक अर्लियर ऑन द बेसिस ऑफ FIFO, बट नाउ कंपनी इज इंटरेस्टेड एंड विल कंटिन्यू its valuation of stock on weighted average basis. At the time of switching over, company is facing a decline in value of inventory by 16,000 rupees, which has an adverse effect on profits. That's it. बस हो गया ख़त्म। एक नोट लिखना पड़ता है कि कंपनी ने करंट ईयर में पॉलिसी चेंज की है और इसका हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। अगर बढ़ती वैल्यूएशन तो पॉजिटिव इफेक्ट बता देते, कम हो रही है तो एडवर्स इफेक्ट बता देते। 16 एक नोट लिख के आना बस आपने कि जी 16, और हम लिखेंगे जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये बात कहता है कि अगर पॉलिसी चेंज करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर मटेरियल इफेक्ट आ रहा है तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। सो इन द गिवन केस द फॉलोइंग नोट शुड बी मेंशन्ड। तो बस उसमें आप ये कहानी ऐड कर देना। एक और बात, आपको NRV बता रहा है, ये रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है NRV। NRV बता रहा है इन्वेंट्री की, और वो NRV कितनी है 2,07,000। तो ये NRV हम इसमें साफ साफ बोलेंगे एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS2 वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक is to be made at cost or NRV whichever is lower. So NRV in the given case is higher than cost, so it should be ignored. इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। NRV आपकी दोनों की दोनों कॉस्ट से ज़्यादा है, तो NRV का तो कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। एक लाइन और ऐड कर देना जाते जाते इसमें कि जी 2,07,000 तो एम ही दे रखे क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो चेंज इन पॉलिसी का था और उसका नोट ये बनता है कि कंपनी वाज वैल्यूइंग दिस बाय FIFO, नाउ कंपनी विल कंटिन्यू एवरेज एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ओवर देयर इज चेंज इन पॉलिसी हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट बाय 16,000 रुपये। खत्म होगी बात। एक नोट लिख के आना बस आप। ये देखो मैं आपको आंसर चेक कराता हूँ इसका। सिंपल क्वेश्चन था, कहानीबाज क्वेश्चन। ये देखो जी, the company values its inventories at lower of cost and NRV. Since NRV of value of items in the current year was greater than respective cost, the company valued its inventory at cost. ये तो होगी बेकार की बात, वो जो 2,07,000 दे रखे थे वो कहानी होगी खत्म। आगे, in the present year 1920 company has changed to weighted average method. company weighted average पे चली गई है, which better reflects the consumption pattern of inventory for the investor costing earlier practice of FIFO. पहले FIFO लगा रहे थे। The change in policy reduced the current profit 16,000 rupees. बस नोट लग गया। ये ऊपर वाली कहानी तो बेसिक है हमारी। As per the provisions of AS1, change in policy will be disclosed if it has material effect. ये देखो आप,
any change in the accounting policy which has a material effect should be disclosed in financial statement. अब एक आधा नोट, एक आधी लाइन लिख के उसके बाद ये शुरू कर लेना, आंसर हो जाएगा आपका। कुछ है ही नहीं बेटे क्वेश्चन में। फिर मैं आपको लेके आ रहा हूँ इसके सी पार्ट में, जो कि वैसे बच्चा क्वेश्चन है। ये इसका सी पार्ट है जी। ये आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में से, गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन है। पहले ग्रांट आएगी, एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगी, डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, फिर रिफंड हो जाएगी, एड बैक हो जाएगी, डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। इतना ही काम करना है। ये देखो, इसमें मेरे को टाइम नहीं लगना। कोई कंपनी है जी, केस वर्कर है जी, इनको एक ग्रांट मिली है 6 करोड़ की, एक प्लांट खरीदा है 30 करोड़ का। 30 करोड़ में से 6 करोड़ की ग्रांट है, तो हमारी कॉस्ट कितनी रह गई? 24 करोड़। कौन से साल में मिली है जी हमें? 15-16 में। ठीक है। लाइफ कितनी है जी इसकी? 10 साल लाइफ है। अगर इसकी लाइफ 10 साल है तो एक साल का डेप्रिसिएशन 2.4 करोड़ हो गया। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 खत्म नहीं हुआ, ड्यूरिंग है। इसका मतलब ये हुआ 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20, 20-21 तो अभी चल रहा है। 5 साल हुए हैं। अगर 5 साल हुए हैं तो 12 करोड़ का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। कैसे? 24 करोड़ हमारी लाइफ है जी एसेट की, इस तरह से। तो अब हमारे पास जो WDV होगी या बुक वैल्यू होगी वो 12 करोड़ की होगी, क्योंकि आधी डेप्रिशिएट होगी, आधी रह गई है। भाई 10 साल की लाइफ है, 10 में से 5 निकल गए हैं, 5 रह गए हैं। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनको ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ग्रांट ऑफ 6 करोड़ कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट। रिफंड करनी है, ऐड बैक करो तो ये 18 हो जाएंगे। जब ये 18 हो जाएंगे तो 5 से डिवाइड कर दो, ये आपका रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बच्चा क्वेश्चन है जी, कुछ है ही नहीं। कहते नहीं बताओ जो डेप्रिसिएशन है अगर SLM से लगता हो तो अब क्या पोजीशन बनेगी? बताओ, हद हो गई। ये कोई क्वेश्चन है? बताओ। ये तो क्लास में डिस्कस करने वाला है नहीं। ये देखो आप, बच्चा आंसर है जी। पहले 30 करोड़ है जी, 6 करोड़ माइनस 24 हो गया जी, 24 का फिर ये 12 करोड़ डेप्रिसिएशन हो गया जी। तो जब हम रिफंड के टाइम पे आएंगे 12 और 6 18 हो जाएंगी जी। 18 को डिवाइड करेंगे जी 5 से जी, तो 3.6 हो जाएगा जी। ये क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला थोड़ा ना है। पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए हुए। ये तो बच्चा क्वेश्चन था। ये जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन है जी, PPE। ये तो इंस्टीट्यूट ने मजाक किया जी। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है जी, कहता है एक नया प्लांट इंस्टॉल हो रहा है और आपको ये बताना है जी इसकी कॉस्ट कितनी है। लो, इन 5 का टोटल मार लो, आंसर आ गया। कॉस्ट ऑफ प्लांट दे रखी है जी आपको, डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रोविज़न दे रखा आपको जो 5 साल बाद लगनी है, हैंडलिंग कॉस्ट दे रखी है, साइट प्रिपरेशन दे रखा है और प्रोफेशनल फीस दे रखी है। ये सारे खर्चे ऐसे हैं जो एक्विजिशन से रिलेटेड हैं। 5 का टोटल मारो, 1 2 3 4 5। ये देखोगे खुश हो जाओगे। लो जी, 1 2 3 4 5 टोटल आंसर आ गया। कुछ छोड़ने वाला आइटम तो दिया ही नहीं। अगर कोई चीज़ हमें कॉस्ट में, AS10 क्या कहता है, अगर आप PPE की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो एक्विजिशन से रिलेटेड सारे खर्चे कैपिटलाइज कर दो। कर दिया हमने कैपिटलाइज। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है, कोई ऑपरेटिंग लॉस है, वो नहीं लेना, नहीं लिया है, दिया ही नहीं। जितनी चीज़ें दी हैं वो सब रिलेटेड है। टोटल मार के आंसर आ गया आपका। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन था जी AS बेस्ड। AS 16 वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी तो सिंपल था मामला सारा। ये क्वेश्चन नंबर 2A है बेटे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये मैं आपको नहीं करा रहा क्योंकि ये तो क्लास बुक का ही क्वेश्चन है और ये हमारी क्लास बुक में क्वेश्चन नंबर 17 है। क्लास बुक का
आपको भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नया क्वेश्चन मिले तो प्रैक्टिस करें, पुराना क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो आपको सिर्फ खुशी देगा, एग्ज़ाम की सिक्योरिटी नहीं देगा। वो जो हम टाइम बचाएंगे वो कहीं और लगाएंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है बेटे, ये इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, मैं आपको लेके चल रहा हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 2B में ये पूछा इन्होंने शेड्यूल 3 पे, ये पूछा इन्होंने शेड्यूल 3 पे, ये मैं आपको करवा देता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी अलॉन्ग विद नोट्स। आपको बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं और साथ में नोट्स भी देने हैं। एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, साथ में नोट्स भी देने हैं, और आपको शेड्यूल 3 के कंप्लायंस के हिसाब से चलना है। बिल्कुल ठीक है जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ सर। सबसे पहले मेरे पास है जी लोन फंड्स। सबसे पहले हमारे पास है जी लोन फंड्स। लोन फंड्स में सबसे पहले क्या है हमारे पास? सिक्योर्ड लोन्स हैं। कितने के हैं? 18,12,000 के हैं जी। बहुत बढ़िया बात है जी। फिर हमारे पास है जी अनसिक्योर्ड लोन, और वो भी शॉर्ट टर्म 225। ये काम गलत हो गया, ये काम गलत किया इन्होंने ना। क्यों? ये तो करंट लायबिलिटीज में आना चाहिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आना चाहिए। ये लोन फंड्स में क्या कर रहा है? सिक्योर्ड लोन्स के साथ। ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन है, ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। और फिर हमें अदर इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। सिक्योर्ड लोन्स, ये जो 18,12,000 है, इसका ब्रेकअप दे रहा है हमें, इसका ब्रेकअप दे रहा है बैंक्स 895। ये जो सिक्योर्ड लोन्स हैं बेटे, सिक्योर्ड लोन्स का हमें ब्रेकअप बता रहा है ये। 895 बैंक्स का है, और अदर्स कितना है? 917। ठीक है, मैं बना देता हूं अभी शेड्यूल। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है साथ में, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 124, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम अदर्स 85। मैंने इसका मारा टोटल, ये बनता है जी 2,09,000। और एक बात सबको पता है कि अगर मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है, सबको पता है। लेकिन आपको यह भी पता है कि अगर उसमें से कोई भी इंस्टॉलमेंट अगले साल रीपेबल है, तो वो जो अगले साल रीपेबल है वो करंट में दिखेगा। इसका मतलब ये कि 18,12,000 में से 2,09,000 आपको माइनस करके ये जो बाकी अमाउंट बचेगी, ये तो नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखेगी, लेकिन ये करंट लायबिलिटीज में जाएगी, अदर करंट लायबिलिटीज में। जितने भी लोन्स के इंस्टॉलमेंट्स, मान लो मैंने कोई लोन ले रखा है 10 लाख का, उसमें से 2 लाख मुझे अगले साल इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो जो 12 महीने के बाद पे करना है वो तो नॉन करंट है 8 लाख, लेकिन जो 2 लाख की इंस्टॉलमेंट अगले साल पे करनी है वो तो करंट है। ये तो बातें हमने डिस्कस की हुई हैं। वैसे ही 18-12 मेरा टोटल लोन है, इसमें से जो मुझे अगले साल देना है वो करंट में डाल दो, बाकी नॉन करंट में पड़ा रहने दो। तो आपको वर्किंग नोट ठीक करके बनाने पड़ेंगे, शेड्यूल्स देने पड़ेंगे। तो ये देखो कैसे बनेगा, मैं इसमें बोलूँगा, अगर मेरे को इसके एक्सट्रैक्ट्स आपको दिखाने पड़े, तो मैं इसमें लिखूंगा नॉन करंट लायबिलिटी। सिर्फ समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, नोट नंबर 1, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स,
अदर करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हम लिखेंगे सबसे पहले एक 895 एक 917, करंट मैच्योरिटीज, बैंक्स की कितनी है, एक 24, $85, $18,12,000 में से माइनस करूंगा मैं, एक 24, 85, 16,03,000, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कितने के हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कितने के हैं, 225 के। इनके नोट्स देने की ज़रूरत नहीं है आपको। और एक्सट्रैक्ट्स का टोटल लगता ही नहीं, आपको पता है। ये वर्किंग बनानी थी आपने, क्लासीफाई करके बनाना था इसको। दिखाऊं इसका आंसर, ये देखो आप, ये तो कैश फ्लो का आंसर है जी। सबसे पहले तो ये देखो बेटे आप, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और अदर करंट लायबिलिटीज, ये हमने पहले टोटल मारा फिर माइनस करके दिखा दिया। ये वर्किंग नोट अगर आप ना भी बनाओ ज़रूरत नहीं है, सिंगल तो फिगर है, सिंगल फिगर है, ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल फिगर है। सिंगल फिगर के लिए क्या नोट बनाना, बस आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग को ठीक करके दिखा दो, इतना बहुत है। नंबर मिल जाएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। स्टडी मेड में हमेशा एक्सेस प्रेजेंटेशन होता है, आपको पता है इस बात का। फिर मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट में। ये है जी कंपनी फाइनल अकाउंट्स का वो जो इफेक्टिव कैपिटल नहीं निकालते हम, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए इफेक्टिव कैपिटल की ज़रूरत होती है। ये क्वेश्चन तो डिट्टो है जी। आप इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 क्लास बुक देख सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, डिट्टो क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया ना। कोई इसमें सारी वर्डिंग सेम है, एक भी फिगर ऊपर नीचे नहीं करी इन्होंने। स्टडी मैट का वो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, क्लास बुक में डाल रखा है, स्टडी मैट में से ये दे दिया इन्होंने। कट कॉपी पेस्ट, आगे बढ़ो, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो क्वेश्चन सेम है जी उस पर क्या मत्था मारना, बताओ। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 में, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। मुझे इसमें 1-2 वर्किंग नोट आपको समझाने, आप समझ लो, बाकी तो कोई जान है नहीं इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि क्वेश्चन में बनाना क्या है। एक तो आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड P&L, एक आपको बनाना है डेटर्स अकाउंट और एक आपको बनाना है क्रेडिटर्स अकाउंट। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, बैलेंस शीट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। ट्रेडिंग P&L बनाओ, डेटर्स अकाउंट बनाओ, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनानी नहीं। और जब बैलेंस शीट बनानी नहीं तो कैपिटल अकाउंट्स पार्टनरशिप वाले दे रखे हैं, उसके बारे में सोचना नहीं। क्यों? क्योंकि सिंगल एंट्री में आपको पता है प्रोप्राइटरी बिजनेस आता है, पार्टनरशिप तो सेकंड ग्रुप में है। तो बच्चे कई बार सोच लेते हैं सर पार्टनरशिप का क्वेश्चन कैसे मांग लिया। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है आपने।
जब बैलेंस शीट बनानी नहीं तो कैपिटल अकाउंट बनेंगे नहीं, आपको जब कैपिटल अकाउंट्स बनाने ही नहीं तो पार्टनरशिप का फंडा लगेगा ही नहीं। आप बस ट्रेडिंग P&L, डेटर्स और क्रेडिटर्स पे फोकस करो। और इसमें डेटर्स क्रेडिटर्स का जो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस आप इसमें खुद कर सकते हैं। कुछ है ही नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको, आओ मेरे साथ। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको वैसे क्वेश्चन बना के टाइम खराब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो एक दो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो समझ लो बस आप। आपको इसमें क्रेडिटर्स का पीरियड दे रखा है 1.5 मंथ और डेटर्स का पीरियड दे रखा आपको 2 मंथ्स। डेटर्स का पीरियड 2 मंथ्स है इसके अंदर। अगर हम डेटर्स के पीरियड की बात करें 2 मंथ्स है, मैं इनकी पिछले साल की बैलेंस शीट में गया, मैंने यहाँ डेटर्स देखे कि 50,000 के हैं, तो 50,000 रुपये अगर 2 महीने के हैं तो 12 महीने का मतलब कितना हुआ, 3 लाख। तो ये मेरी प्रीवियस ईयर की क्रेडिट सेल आ गई। प्लीज़ मेरे को घूरो मत, ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन मैंने आपको रिवर्स करके बना के दिए, प्लीज़ मेरे को मत घूरो ऐसे। बैलेंस शीट में जो डेटर्स होते हैं वो अगर 2 महीने के बराबर हैं तो 12 महीने के बराबर हमारी कैलकुलेशन बैठती है 3 लाख। इसी तरह से मैंने क्रेडिटर्स को उठाया यहाँ से 30,000। अगर ये 30,000 हैं और ये 1.5 महीने के बराबर हैं तो 12 महीने के बराबर कितने होंगे, 240। तो मैंने 3 लाख की सेल में से 240 की परचेज माइनस करी तो 60,000 रुपये मेरा GP आ गया प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर की मैं आपको GP रेशो निकाल के दे सकता हूँ। तो मेरी प्रीवियस ईयर की GP रेशो है 20% ऑन सेल्स। लेकिन अगर आप कॉस्ट पे निकालना चाहें तो 60,000 बाय 240 ये बनता है 25% ऑन कॉस्ट। अगर मैं सेल पे निकालता हूँ तो 20% सेल का है और अगर मैं परचेज पे निकालता हूँ तो 20% कॉस्ट पे है। बच्चा ये सोच रहा है सर क्या ब्लंडर कर रहे हो, आपने पिछले साल में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक देखे बिना ही सेल और परचेज का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट अनाउंस कर दिया और सेल पे सेल की रेशो निकाल दी, परचेज पे कॉस्ट की रेशो निकाल दी। स्टॉक कहाँ गए? स्टॉक मैंने इसलिए नहीं देखे बेटे क्योंकि क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि स्टॉक का लेवल हमेशा सेम रहता है इनका, और वो भी वैल्यू में, यूनिट्स में नहीं, वैल्यूज़ में। जिस वैल्यू का ओपनिंग स्टॉक है उसी वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके सेम है तो सेल परचेज का डिफरेंस ही आपका प्रॉफिट होगा। आप ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर करके सेल परचेज के डिफरेंस से प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो मैंने कुछ नहीं करा, क्रेडिट पीरियड से पिछले साल की सेल बना ली, क्रेडिट पीरियड से पिछले साल की परचेज बना ली, सेल परचेज का डिफरेंस मैंने ग्रॉस प्रॉफिट बना लिया। ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो आपको बता दी कि सेल पे निकालना पड़ जाए तो 20% है, कॉस्ट पे निकालना पड़ जाए तो 25% है। तो एक वर्किंग नोट हमने निकाल लिया, कैलकुलेशन ऑफ GP रेशो फॉर द प्रीवियस ईयर। ये पिछले साल की कहानी हो गई। अच्छा, एक और बात आपको यही समझा देता हूँ। ये हमें कहता है जी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन LIFO बेसिस पे करो। पागल है ये, क्यों लिखा है इसने ये पॉइंट? जब आपको वैल्यू में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम मेंटेन करना है तो चाहे FIFO हो या LIFO हो, क्या फ़र्क पड़ता है? वैल्यू सेम रखनी है। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की जब वैल्यू सेम है तो बात ही खत्म हो गई। मेथड LIFO हो FIFO हो, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? ढेला फ़र्क नहीं पड़ता। बेकार की बातें किए जा रहा है हमारे साथ। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं, मेन पॉइंट पे आ रहा हूं, सीधी बात करूंगा आपके साथ, घुमाऊंगा बिल्कुल नहीं। जो कॉस्ट प्राइस है वो 15% से बढ़ गया सर पिछले साल से। कॉस्ट प्राइस का मतलब परचेज प्राइस। हम जितने, मान लो पिछले साल में कोई भी गुड 200 रुपए की खरीद के लाता था तो इस बार 230 रुपए की हो गई है।
अगर मैं 100 रुपये का आइटम खरीद के लाता था वो 115 का हो गया। जिंदल सर क्या बता रहे हो, हमें पता है सर 15% कॉस्ट बढ़ गई आपकी। मेरी बात अभी भी नहीं समझ रहे आप। 15% अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो आपको अगर अपना जीपी रेशियो बरकरार रखना है तो आपको अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉस्ट बढ़ेगी और आप सेलिंग प्राइस को अप नहीं करेंगे प्रॉफिट गिरेगा, आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, प्रॉफिट रेशियो आपकी चेंज हो जाएगी। अगर मैं कॉस्ट खर्च करता हूँ 15 रुपये ज़्यादा और मैं इसको कस्टमर से रिकवर नहीं करता, मतलब प्राइस नहीं बढ़ाता, तो मेरा प्रॉफिट गिर जाएगा। तो रेशियो आपको सेम रखनी है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको जीपी रेशियो सेम रखनी है तो 15% कॉस्ट जो बढ़ेगी वो आपके सेलिंग प्राइस में भी आपको उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, ये देखो जो सेल है करंट ईयर में वो हमारी 25% वॉल्यूम में बढ़ गई है, वॉल्यूम में बढ़ गई है। वॉल्यूम में 15% प्राइसेस का इन्फ्लेशन है और 25% यूनिट्स की सेल बढ़ गई है। अच्छा, दाम बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी सेल बढ़ रही है, कमाल हो गई। ये तो वही बात हो गई कि फोटो स्टेट वाले ने या मेरा जो पब्लिशर है जो किताबें छापता है वो कहता बाबूजी पहले मैं आपको सेट देता था 500 रुपये का, अब मैं आपको सेट दूंगा 550 का। मैंने बोला यार तुम किताबों की कॉस्ट बढ़ाए जा रहे हो, किताबों की कॉस्ट बढ़ाए जा रहे हो तो मेरे को फीस बढ़ानी पड़ेगी भैया, कंपटीशन है कोचिंग इंडस्ट्री में। तुमने 50 रुपये पर सेट बढ़ा दिया, मेरे को फीस बढ़ानी पड़ेगी। एक तो ये मुद्दा हो गया किताब की पेपर के रेट बढ़ गए तो स्टूडेंट से फीस बढ़ाओ। दूसरा ये स्टूडेंट की नंबरिंग भी बढ़ गई, किताब का रेट बढ़ा मैंने फीस बढ़ा दी, ये तो एक अलग इशू है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए। अब मुझे सोच के बताओ अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे तो किताबें कम प्रिंट होंगी कि ज़्यादा प्रिंट होंगी? किताबें ज़्यादा प्रिंट होंगी। तो मेरे दो तरह के खर्चे बढ़ गए, एक तो बुक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी और ऊपर से बुक्स का 15% इन्फ्लेशन भी है। मुझे दो बातें ध्यान रखनी है। अभी भी मेरी बात आप समझे नहीं। मेरी पिछले साल की जो परचेज है वो 240 है, मेरी पिछले साल की जो कॉस्ट है वो 240 है। मैं इसमें पहले 25% का वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा। मैं बोलूँगा जी मुझे किताबें ज़्यादा प्रिंट करानी पड़ेंगी, मेरी सेल बढ़ गई है। सेल बढ़ेगी तो परचेज बढ़ाओ, पहले वॉल्यूम में बढ़ाओ, प्राइस बाद में देख लेंगे। तो 60,000 रुपये इसमें ऐड करो। भाई सेल आपकी बड़ी है यूनिट्स में तो आपको परचेज के पहले यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैंने एक बार पिछले साल के दामों पे ही बढ़ा के देख लिए तो 3 लाख बनते हैं। अब इसमें प्राइस इन्फ्लेट करो और प्राइस कितना है 15%, तो 45,000 रुपये प्राइस के ऐड करो। अब ये बन गया मेरा COGS 345 का। अब इसमें मैं GP ऐड करूँगा 1/4। सेल पे ऐड करता तो 20%, कॉस्ट पे ऐड करना है तो अच्छा ओके जिंदल सर समझ गए सारी बात। अब ये सेल आ गई आपकी, लो 345 प्लस 86,250 सेल आ गई है 431,250। अब मैं क्या करूँगा, डेटर अकाउंट बनाऊँगा। मैंने डेटर अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल और एक मेरे पास है कैश बैलेंसिंग फिगर। भाई कलेक्शन भी तो आएगा। मेरा ओपनिंग बैलेंस था जी 50,000, क्लोजिंग बैलेंस मैं निकाल लेता हूँ 431,250 का 2/12, 431,250 का 2/12 71,875, बाकी कैश आ जाएगा फिर। $409,375 ये कैश आ गया। डेटर अकाउंट बना दिया। क्रेडिटर अकाउंट में आओ, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास था 30,000 का, क्लोजिंग बैलेंस और परचेज कितनी आई थी अभी 345 की थी। परचेज थी 345 की, 345 का 1.5 महीना हमारा क्रेडिट में चला जाता है, बाकी कैश आ जाएगा 43,125।
3/31/875। लो जी ट्रेडिंग पीनल, लो ट्रेडिंग पीनल 5 मिनट का काम है। अगर मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के दूँ तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, परचेज, जीपी। ये जीपी यहाँ आ जाएगा, बिजनेस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक बताओ जी, स्टॉक 40,000 का। अच्छा ये 40 है, ये भी 40 है, ये तो सेम ही रखना है। 4/31 कितना आया था, 250। ये था 3/45। जीपी कितना आया था अभी, 86,250। लो जी 86,250 है ना जी। खर्चे वर्चे डाल देते हैं, ये 50,000 के हैं। ये देखो जो बिजनेस एक्सपेंसेस है वो 50,000 के हैं, सारे कैश में पेड ऑफ है। सारी सेल, सारी परचेज क्रेडिट बेसिस पे, कोई कैश का चक्कर ही नहीं है। जीपी का रेट सेम रखना है, रख लिया जी। डेप्रिसिएशन बताओ कितने हैं, 10%, 5%। क्वेश्चन खत्म हो गया। सिर्फ एक सेल परचेज को आपने डी कोड करना था मेनली, बाकी तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। पहले पिछले साल की सेल निकालो, पिछले साल की परचेज निकालो, पिछले साल का जीपी रेशियो निकालो, उसको फिक्स कर दो। अब आओ करंट ईयर में, पहले आप लिखो पिछले साल की परचेज, उसमें वॉल्यूम ऐड करो, फिर उसमें प्राइस ऐड करो, फिर उसमें जीपी ऐड करो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था क्वेश्चन बेटे आपका। मैं आपको फिर भी एक बार चलो आंसर दिखा देता हूँ, आपके मन में नहीं रहना चाहिए कि सर ने आंसर नहीं दिखाया। ये देखो, ये सेल है जी, ये स्टॉक है जी दोनों, ये परचेज है जी, ये जीपी आ गया जी, ये 50,000 के खर्चे आ गए, 2 डेप्रिसिएशन आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। ये हमारा डेटर अकाउंट आ गया जी, ठीक है। ये हमारा डेटर अकाउंट आ गया, देखो आप कुछ है ही नहीं। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये हमने 2/12, इन्होंने 1/6 लिख दिया, हमने 2/12 लिखा था। और ये सेल है जी, ये कलेक्शन आ गया। ये परचेज, ओपनिंग बैलेंस है जी, ये परचेज है जी, ये क्लोजिंग बैलेंस है, पेमेंट आ गई जी। और ये हमारा वर्किंग नोट है जी। ये देखो जी, आप सेल है पिछले साल की, परचेज है जी, जीपी रेशियो आ गया जी, फिर 240 है जी, फिर वॉल्यूम बढ़ गया जी, फिर प्राइस बढ़ गया जी, फिर प्रॉफिट ऐड हो गया, सेल आ गई। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटे। अगर इस क्वेश्चन में, मेरी बात सुनो, अगर इस क्वेश्चन में 15% का इन्फ्लेशन नहीं होता, अगर इस क्वेश्चन में 15% का प्राइस बढ़ने वाला पॉइंट नहीं होता, मान लो ये नहीं है, बच्चा क्वेश्चन होता है। ये कैसे, मैं पिछले साल की सेल 3 लाख रुपए निकालता, उसमें 25% का इंक्रीज ऐड कर लेता, 375 सेल हो जाती। ये सारा झगड़ा 15% प्राइस बढ़ने की वजह से हुआ है कि प्राइस बढ़ गया और जीपी आपको सेम रखना है, जीपी रेशियो, तो आपको फिर सेलिंग प्राइस बदलना पड़ेगा अपना। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अच्छा जी सर, मैं आ गया इसके बी पार्ट में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ऑफ अ कंपनी। ये क्वेश्चन है जी इंडिपेंडेंट ब्रांच का। ब्रांच की बुक्स में एंट्री तभी पास होगी जब ब्रांच अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। अगर ब्रांच अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करेगी तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, ये कोई बताने वाली बात है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ब्रांच इनकर्ड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 4,000 ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांच बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। जब एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के बिहाफ पे कुछ खर्च करती है, हम इसको बोलते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। और मैंने क्लास में बताया था कि एक ब्रांच जब दूसरी ब्रांच के बिहाफ पे कुछ भी खर्च करती है तो कभी भी ब्रांच का, दूसरी ब्रांच का खाता नहीं खोलना, हम ये मानेंगे हमारी ट्रांजैक्शन तो एचओ के साथ हो रही है। अगर ये खर्चे मेरे होते तो मैं एंट्री पास करता एक्सपेंस टू कैश। मैंने किसी दूसरी ब्रांच के बिहाफ पे पेमेंट की है तो ब्रांच टू कैश, उस ब्रांच के नाम से। ब्रांच का खाता खुल नहीं सकता क्योंकि सारी एंट्रीज एचओ के थ्रू मानते हैं हम, तो एंट्री बनेगी एचओ टू कैश।
गुड्स डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस 8,000 रुपये बट नॉट रिसीव्ड बाय, अरे भाई साहब ये तो मैं बताने वाला हूँ ही नहीं, पता नहीं GIT to HO। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे, ब्रांच को मिले नहीं तो ब्रांच एंट्री पास करता है GIT to HO। मैं नहीं बता रहा, मैं खेल ही नहीं रहा इस क्वेश्चन में, एंट्रीज वाले मैं नहीं खेल रहा इस क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं। हमने क्लास में जिस लेवल पे एंट्रीज को सीखा हुआ है सारे पॉइंट सेम है सर, कुछ है ही नहीं मुझे बताने का, कुछ है ही नहीं सर। आपको मैंने एंट्री बनाने का तरीका बताया था क्लास में कि आप एंट्रीज को रटो मत, एंट्रीज को कैसे बनाते हैं वो दिमाग लगाओ आप। ये देखो आप, ब्रांच ने 2,000 रुपये पे किए हैं एज अ सैलरी टू HO मैनेजर, तो एंट्री पास होनी चाहिए HO टू कैश। हेड ऑफिस के किसी एम्प्लॉय की सैलरी पे की है तो हमने सैलरी पे नहीं करी, HO को कैश दी है। लेकिन आगे क्या हुआ, बट अमाउंट पेड हैज़ बिन डेबिटेड बाय ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट, गलती से सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। वैसे एंट्री बनती है HO टू कैश, लेकिन अब हम एंट्री पास कर लेंगे HO टू सैलरी अकाउंट। हमने सैलरी अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया, सैलरी को ठीक करो HO टू सैलरीज। HO को तो डेबिट करना ही करना है क्योंकि पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ HO है। अगर इन्होंने सैलरी को डेबिट नहीं किया होता तो HO टू कैश कर रहे थे, नरेशन में लिख देते बीइंग सैलरी पेड ऑन बिहाफ ऑफ HO, है ना। अब हम सैलरी को रेक्टिफाई कर रहे हैं। एक और पॉइंट था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हुज अकाउंट्स आर केप्ट बाय HO नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर 2,000 रुपीज। पहली बात, डेटर्स का अकाउंट किसके पास है, डेटर्स का अकाउंट है HO के पास। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं एंट्री पास करता P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, P&L टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और दूसरी एंट्री पास होती प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू डेटर्स। ये एंट्री पास होती, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये एंट्री तो ब्रांच पास करेगा ही करेगा, ये एंट्री तो ब्रांच पास करेगा ही करेगा। P&L टू प्रोविजन, डेटर्स का अकाउंट किसके पास है, HO के पास, तो डेटर्स वाला पोर्शन तो HO देखेगा, लेकिन प्रोविजन बनाएगा ब्रांच, क्योंकि अगर बैड डेट्स हुए तो वो ब्रांच के खर्चे हैं। डेटर्स अगर ब्रांच के हैं तो बैड डेट्स भी ब्रांच ही बियर करेगा। अकाउंट जो मर्जी बनाए, हम FA में नहीं करते थे कि FA का अकाउंट HO के पास है लेकिन डेप्रिसिएशन तो ब्रांच ही चार्ज करता था। मैं वही चीज़ अब कह रहा हूँ, डेटर्स का अकाउंट HO के पास है तो ब्रांच ही बुक करेगा। तो प्रॉब्लम इस एंट्री में नहीं है क्योंकि P&L भी ब्रांच का है, प्रोविज़न भी ब्रांच का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इस एंट्री में है, तो यहाँ पे HO हो जाएगा। भाई जो एंट्री ब्रांच की है वो तो ब्रांच के पास ही रहेगी, P&L टू प्रोविज़न, लेकिन अगली एंट्री है प्रोविज़न टू डेटर। इस प्रोविज़न को हम डेटर्स में भी सेट ऑफ करते हैं, तो वो जो डेटर अकाउंट है वो मेरे पास नहीं है, वो HO के पास है। तो जिस एंट्री में आपका HO के साथ इन्वॉल्वमेंट है वो ठीक करके दिखा दो आप। ये 4 एंट्रीज का क्वेश्चन था, इन चारों एंट्रीज इन्होंने दिखाई हुई है। ये देखो इसका आंसर, सबसे पहली एंट्री है HO टू कैश जो एक्सपेंडिचर पे किया है, फिर है GIT टू HO टू सैलरीज, और ये देखो क्या है, प्रोविज़न को डेबिट करके HO अकाउंट में डाला हो। वैसे एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी डेटर्स, लेकिन डेटर अकाउंट मेरे पास है नहीं तो मैं HO करूँगा। वो कहते नहीं थे भी यहाँ तो हम डेप्रिसिएशन टू FA करते थे या फिर हम डेप्रिसिएशन टू HO करते थे। अगर ब्रांच के एसेट्स ब्रांच के पास हैं और खाते भी ब्रांच के पास हैं तो डेप्रिसिएशन टू FA, लेकिन अगर एसेट्स के अकाउंट HO के पास है तो डेप्रिसिएशन टू HO करके हम बोलते थे फिर HO का एंट्री पास करेगा ब्रांच टू FA। तो वही सेम फंडा है बेटे, बस FA की जगह पे डेटर्स आ गए आपके, बाकी तो सब सेम है। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन चेक करा दिए है ना।
अच्छा जी, इसके बाद है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4A। 4A 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 और ये हमारे पास है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पे। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पे और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हमें कह रहा है जी, एक तो आप बनाओ इसमें ट्रेडिंग P&L, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L, वो तो हम बनाते ही हैं कॉलमनर फॉर्म में। एक फालतू की चीज़ मांग ली इसने हमसे, बैलेंस शीट। और एक बात सारे बच्चों को पता है, डिपार्टमेंट लेवल पे बैलेंस शीट बनती नहीं, बैलेंस शीट तो एंटिटी की होती है और डिपार्टमेंटल के चैप्टर में बैलेंस शीट इसको पूछनी नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं, एंटिटी लेवल पे बैलेंस शीट बनानी है तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपको दे रखे होंगे, वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में कैटेगराइज कर देंगे हम। 15 मिनट का काम है हमारा, कुछ है ही नहीं। अब बैलेंस शीट मांग लिए तो क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट है जी, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे आपको सेल्स रेशो में बांटने हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे आपको सेल्स रेशो में बांटने हैं। कोई बात नहीं जी, सेल्स रेशो बना लेंगे हम। एक हमें आउटस्टैंडिंग वेजेस बता रहा है, तो वेजेस 2 जगह जाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन के 2 इफेक्ट होते हैं और ये आउटस्टैंडिंग है तो ये खर्चा भी और लायबिलिटी भी है। लायबिलिटी इसलिए क्योंकि पे नहीं किया हमने। एक आपको डेप्रिसिएशन लगाना है जी, प्लांट पे और मोटर व्हीकल पे 10% लगा देंगे जी, और जो भी डेप्रिसिएशन आएगा सेल्स रेशो में बांट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको सेल्स रेशो में बांटने हैं। तो डिपार्टमेंट्स की सेल्स रेशो बना के सारे खर्चे उसमें बांट देंगे। और ये आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, एक ए का, बी का और सी का, यानी 3 डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। और एक मज़ेदार बात आपको और बताता हूँ, इस क्वेश्चन में आईडीटी नहीं है। जो क्लेश की जड़ है वो तो है ही नहीं, ना आईडीटी है, ना स्टॉक रिजर्व है, ना कोई झंझट है। इसमें तो बस इंफॉर्मेशन पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ जान ही नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन चेक कराता हूँ, ये देखो। ये कैपिटल अकाउंट है, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। ये ड्राइंग अकाउंट है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल में ड्राइंग्स माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। जब ड्राइंग माइनस नहीं हुई, प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ, तो ये ओपनिंग कैपिटल है आपकी, है ना। तो ऐसा करते हैं, एक ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट बना लेते हैं और एक बना लेते हैं अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L। मैं थोड़ा सा तेज़ी से लिखूंगा और आपको नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इस लायक नहीं कि इसकी नोटिंग की जाए, सिर्फ आप देख लो कि मैं कर क्या रहा हूँ इसमें। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा नहीं आपको बेटे। देखने में लग रहा है लेंथी क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूँ, पर नया सीखने को कुछ नहीं मिलना है इसके अंदर आपको। एक हमारे पास है जी बैलेंस शीट, मैंने लिखा जी कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कितने की हैं? 1500 की हैं। जो चीज़ें मैं लिखता जाऊंगा उन्हें हाईलाइट करता जाऊंगा, ठीक है जी। लो, प्रॉफिट आएगा तो जोड़ देंगे। प्रॉफिट कैसे आएगा? डिपार्टमेंटल P&L में आएगा, उसको क्लब करेंगे, यहाँ ले आएंगे, बैलेंस शीट बन जाएगी। क्वेश्चन में वापसी करते हैं।
ओपनिंग स्टॉक 1 2 3 8500 5700 1200 8500 5700 1200 लो जी ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। परचेज ए बी सी 22,000 17,000 8,000 22,000 17,000 8,000 परचेज है जी। फिर हमारे पास है जी सेल 54,000 33,000 और 21,000 तीन सेल हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में रिटर्न्स भी हैं। अगर हम रिटर्न्स पे ध्यान दें तो 4,000 3,000 1,000 हमें वैसे सेल नेट लिखनी चाहिए रिटर्न्स को माइनस करने के बाद। तो अगर मैं इसमें से 4,000 माइनस करता हूँ तो ये 50,000 रह जाएगी, 3,000 माइनस करता हूँ तो 30,000 रह जाएगी, 1,000 माइनस करता हूँ तो 20,000। तो सेल्स रेशो बनेगी 5 3 2। 50% 30% 20% सारे खर्चे इस रेशो में बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं सेल्स लिखता हूँ बाय सेल्स लेस रिटर्न्स तो ये 50,000 है, ये 30,000 है, ये 20,000। 50 30 20। अच्छा, फिर हमें क्वेश्चन में क्या बताया जी, हमें बताया जी कैरेज फ्रेट और कैरेज के बारे में 1400 800 200 कैरेज 1400 800 200 1400 800 200। एक हमारे पास है वेजेस 800 550 150 टू वेजेस 800 700 और 200। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे और यहाँ पे फिगर चेंज हो गई आपकी, यहाँ पे 150 प्लस होंगे और यहाँ पे 50 प्लस होंगे। क्यों? ये दोनों आउटस्टैंडिंग थे ना आपके, ये देखो पढ़ा नहीं आपने, बी में 150 है, सी में 50 है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को हमने वेजेस में ऐड कर दिया, 550 का 700 कर दिया, 200 का 250 कर दिया, और ये बैलेंस शीट में भी जाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से 200, क्योंकि 150 एक है, 50 एक है, टोटल 200 हो गया आपका। चलें जी आगे, आगे क्वेश्चन पढ़ो सर, मैं इसको काट देता हूँ, ये हो गया। फिर हमारे पास एक क्लोजिंग स्टॉक भी है, इसको भी निपटाओ यार। 3500 2000 1500 3500 2000 1500 3500 2000 1500 3500 2000 1500 नक्की हो गया जी काम। आगे चलते हैं। क्या फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है? ना, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन नहीं है, इसको सीधा बैलेंस शीट में लिखो फर्नीचर। लेकिन प्लांट पे और मोटर व्हीकल दोनों पे है। कितना कितना? 10%। प्लांट पे 10% 2000 बनेगा, व्हीकल्स पे 4000 बनेगा, बैलेंस शीट में लिखे देते हैं। तो ये 18,000 रह गया और ये 36,000 रह गया। 20 में से 2 माइनस करेंगे, 40 में से 4 माइनस करेंगे, और जो टोटल डेप्रिसिएशन है 6,000 का, इसको हम P&L में लिखेंगे। टू डेप्रिसिएशन 6,000 रुपये को 5 3 2 में बांटना है, इसको हमने सेल्स रेशो में बांटना है। तो यहाँ पे 3,000 आएगा, यहाँ पे 1,800 आएगा, यहाँ पे 1,200 आएगा। आगे चलते हैं जी। डेटर्स
क्रेडिटर्स, ये दोनों बैलेंस शीट में जाएंगे। लिखो जी डेटर्स 12,200 के हैं और जो क्रेडिटर्स हैं वो 15,000 के हैं। क्वेश्चन में वापसी करो, देखते चलो, नोटिंग वोटिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन थोड़ा नहीं है कोई। सैलरीज, पावर, टेलीफोन, बेड डेट्स, रेंट और इंश्योरेंस, जब पेपर में आप करेंगे तो अलग अलग बांटना। अगर आपको पेपर देना है, प्रेजेंटेशन रखना है, तो सारे खर्चे एक एक करके लिखो, एक एक करके बांटो। मेरे को क्लास में टाइम बचाना है भैया, मैं तो सिर्फ शॉर्टकट ले रहा हूँ यहाँ पे। प्लीज़ पेपर में मत करना ये काम, नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ये सिर्फ मेरे को क्लास में अलाउड है। 4500, 1200, 2100, 750, 6000 और 1500। एक, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है जी। एक और खर्चा ढूंढो, कोई है? ये रहा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2000। कोई और खर्चा? ये रहा जी, एडवर्टाइजिंग 3500। सारे खर्चे मैंने टोटल मारे, 21,550 के बनते हैं और मैं 21,550 को सेल्स रेशो में बांट रहा हूँ। इसका 50%, 6465 4310। ये होगा जी ऑल एक्सपेंसेस। और क्या रहेगा क्वेश्चन में? बैंक ओवरड्राफ्ट तो जाएगा जी लायबिलिटी साइड में और कैश जाएगा जी एसेट साइड में। लो जी कैश 850, लो जी बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 रुपये आ गया जी इधर। कैश 850, बैंक कोडी 12,000। ये भी हो गया पॉइंट, ये भी हो गया पॉइंट। कुछ रह गया क्या? देखो, नहीं जिंदल सर सारा निपट गया काम आपका, बस टोटल मारो, क्वेश्चन खत्म। लो ग्रॉस प्रॉफिट बताओ फटाफट से, टोटल वोटल आप लगा लेना। 50,000 प्लस 3500 माइनस 8500 माइनस 22,000 माइनस 1400 माइनस 800, तो ये आ गया 20,800। 30,000 प्लस 2,032 माइनस करेंगे 5700 माइनस करेंगे 17,000 माइनस करेंगे 800 माइनस करेंगे 700, लो जी 7800। 21,500 में से माइनस करेंगे 1200, 8,000, 200, 200, 11,900। ये इधर ले आओ जीपी 20,800, 7,800, 11,400। नेट प्रॉफिट 3,000, 10,775 माइनस 20,800, 7,025 का हमारा नेट प्रॉफिट है जी। 1,800, लो जी नेट लॉस आ गया 465 रुपये का नेट लॉस, और 11,400 माइनस 1,200 माइनस 4,310, 5,890। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में और ये बैलेंस शीट में। $7,025, 5,890 माइनस 465, तो प्रॉफिट आ गया जी 12,450 का। कैपिटल का लगाओ टोटल 40, 12,450 माइनस 1,500, तो ये आ जाएगा 50,950। एक हमारा स्टॉक लिखना रह गया, तीनों का टोटल मारो स्टॉक का। तीनों का स्टॉक कितना बनता है?
7,000 लगा दो, टोटल हो गया काम खत्म। अठहत्तर 150, 78 150, 4600, 18,000, 36,000, 12,200, 850, 7,000। लो जी, ठीक है जी। इसमें 500 रुपये का कोई टोटलिंग डिफरेंस आ रहा है, वो मेरी कहीं ना कहीं जल्दबाजी में गलती होगी। मैं एक बार इसका जो आंसर है यहाँ से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ टाइम बचाने के लिए कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपका, हाँ जी ये रहा, ये 6390 है, हमारा 5890 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन एरर मैं देख लेता हूँ। 30,000 प्लस 2,000 माइनस 5700 माइनस 17,000 माइनस 800 माइनस 700, ये तो ठीक है, माइनस 1800 माइनस 6465, ठीक है। 11,400 माइनस 1200 माइनस 4310, 20,000 प्लस 1500 माइनस 1200 माइनस 8,000 माइनस 200 माइनस 200, ये 11,400 ले गया मैं, ये 11,900 है, खुद ही लिखने में ये 11,900 है जी। 500 रुपये का इसलिए डिफरेंस आ रहा था, ये 11,400 नहीं, 11,900 है ये वाले, इसलिए ये 500 रुपये प्लस हो जाएंगे और 650 आ जाएगा। तो पता तो होना कि फ़र्क कहाँ है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। बैलेंस शीट की चीज़ें बैलेंस शीट में डाल दी, ट्रेडिंग पिनल की चीज़ें ट्रेडिंग पिनल में डाल दी, आईडीटी है नहीं, स्टॉक रिजर्व का कोई लफड़ा नहीं, तो क्वेश्चन में जान ही नहीं है, बस आइटम बढ़ा दिए इन्होंने। अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4A के बाद है जी 4B। ये क्वेश्चन पूछा जिन्होंने रिडम्पशन ऑफ पीएससी में से, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, ये तो हमारी बुक का ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8 है जी क्लास बुक का, कट कॉपी पेस्ट है, इसको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे थोड़ा सा भी डिफरेंस है मैं खुद ही करवा रहा हूँ आपको। जब क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट है तो दोबारा टाइम ख़राब करने का कोई सेंस नहीं बनता। 5A ये भी सर क्लास बुक का ही क्वेश्चन है, इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है, वही मेन पॉइंट्स हैं। मशीनरी खरीद लीजिए, परचेज में डाल दी और उसके इंस्टॉलेशन को वेजेस में डाल दिया। ये जी कंसाइनमेंट सारे क्वेश्चन किए हुए, कुछ है ही नहीं। ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है जी क्लास बुक का। और ये वही रिटर्न ऑफ वाला पॉइंट है, पहले ऐड बैक करो, जीपी रेशो को नॉर्मल करो, फिर 2 कॉलम बनाओ, नॉर्मल अब नॉर्मल। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, किया हुआ है आपका। फिर मैं चलते चलते आ गया जी 5B में। ये है जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और ये हमारी क्लास बुक में आप क्वेश्चन नंबर 17 रेफर कर सकते हैं। 17 इन क्लास बुक, करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
इसमें गिनती के 3 ट्रांजैक्शन है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। एक तो इन्होंने खरीदे हैं 5000 डिबेंचर, फिर इन्होंने खरीदे 1 अगस्त को कितने 2500 डिबेंचर। 5000 और 2500 कितने हो गए 7500। 7500 में से बेच दिए इन्होंने 2000 डिबेंचर, तो बाकी कितने रह गए 5500। 5500 की वैल्यूएशन करके दिखा देनी है। और इसमें फीफो नहीं लगाना, इसमें लगाना है वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो जो बिकेगा वो एवरेज बेसिस पे बिकेगा। 5000 की कॉस्ट, 2500 की कॉस्ट इकट्ठी करके 7500 की एवरेज इतनी बनती है जी, तो 2000, वो आपको पता ही है सारी चीजें। सिंपल क्वेश्चन है, गिनती के 3 ट्रांजैक्शन है, 2 परचेज के 1 सेल का बैलेंस निकाल देना, और इसमें जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट पे। ये सब क्वेश्चन किए हुए हैं सर आपके, दोबारा मत्था मारने से क्या हो जाएगा बताओ मुझे आप। सब कुछ किया हुआ है आपने, नथिंग न्यू। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6 में, और 6 में जो ए पॉइंट है इसका पहला क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेना। ये आपसे पूछ रहे हैं एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये मैंने आपको एक आपकी बुक में वो चैप्टर नहीं दे रखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उसके बेनिफिट का स्टार्टिंग वाली थ्योरी, उसमें से इन्होंने पूछ लिया, और इन्हें पता है कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है और बच्चे नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, तो इन्होंने साथ में एक ऑप्शन भी दी है। देखो इसके साथ एक ऑप्शन भी है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के हिसाब से ये बताना है कि मॉनेटरी आइटम किसको कहते हैं, और आपको ये बताना है इसमें से कौन कौन से मॉनेटरी हैं, कौन कौन से नॉन मॉनेटरी हैं। तो AS 11 में सबने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि मॉनेटरी आइटम वो आइटम है जो फॉरेन करेंसी में फिक्स्ड रिसीवेबल और फिक्स्ड पेबल की कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी भी एसेट या लायबिलिटी का फॉरेन करेंसी में आना और जाना तय है, कॉन्ट्रैक्ट है आपका, एग्जांपल आपकी कोई फॉरेन करेंसी लोन्स पड़े हैं, तो जितना लोन लिया आपने जितने डॉलर का उतना ही वापस करना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी डेटर्स हैं, जितने पैसे आपने लेने हैं डॉलर्स में उतने लेंगे। फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स हैं, जितने देने हैं। तो जितने भी आपके फिक्स्ड पेबल और फिक्स्ड रिसीवेबल हैं फॉरेन करेंसी में, उनको मॉनेटरी आइटम बोलते हैं, और जो नॉन फिक्स्ड हैं वो आपके नॉन मॉनेटरी हैं। आपकी कॉपी खोलो AS 11 की, आपको डिटेल में सब कुछ लिखा मिलेगा विद एग्जांपल्स। मॉनेटरी के भी एग्जांपल्स हैं, नॉन मॉनेटरी के भी एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशन भी हैं। तो आपको इसमें पहले मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन लिखनी थी और फिर इन एग्जांपल्स के बारे में लिखना था। शेयर कैपिटल नॉन मॉनेटरी है, क्यों? इक्विटी शेयर कैपिटल को वापस करने के लिए हम बाउंड ही नहीं है, तो जिस पैसे को बाउंड नहीं है हम वापस करने। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर का पैसा देने के लिए बाउंड है? नहीं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो मॉनेटरी है, क्योंकि 10 साल में 5 साल में जो भी आपका टाइम है उसको रिडीम करना ही पड़ेगा, तो पैसा वापस करना है तो वो फिक्स्ड है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मॉनेटरी होता है क्योंकि आपको वापस करना है वो पैसा। इक्विटी शेयर कैपिटल लाइफ टाइम आपके पास है, वापस नहीं करना, नॉन मॉनेटरी है। ट्रेड रिसीवेबल मॉनेटरी है, पैसा मिलेगा और जितना है उतना ही आएगा। इन्वेस्टमेंट नॉन मॉनेटरी है, जब तक इसको हम बेचेंगे नहीं तब तक फिक्स नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट का प्राइस तो डेली स्टॉक मार्केट में चेंज होता है। तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, सब नॉन मॉनेटरी होते हैं, ये भी नॉन मॉनेटरी है। प्लीज़ मुझे अब घूरो मत, आपकी कॉपी खोलो, सब एग्जाम्पल लिखे मिलेंगे आपको। इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, आपके फिक्स्ड एसेट्स सब आपके नॉन मॉनेटरी हैं। डेटर्स, क्रेडिटर्स, BR, BP, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपके लोन्स, ये सब मॉनेटरी आइटम है। फिर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जी B पार्ट में हायर परचेज ट्रांजैक्शन है। हमने क्लास में क्वेश्चन ही किया था जिसमें जो परचेजर था वो 20% का डेप्रिसिएशन लगा रहा था और वेंडर रीपोजेशन के टाइम पे 30% का डेप्रिसिएशन लगा रहा था। वही तो क्वेश्चन है। देखो 3 एसेट्स हैं, 3 कार वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 17 2 बार किया था हमने क्लास में। 3 कार हैं, 2 लाख रुपए की एक कार है, जो परचेजर है वो 20% लगा रहा है डेप्रिसिएशन। फिर 2 गाड़ियां सीज हो गई, उसने पेमेंट नहीं करी, उसने 30% लेस करके इसको ले लिया। तो एक गाड़ी अगर 2 लाख की है तो 4 लाख की बनती हैं।
30% पहले साल का, 30% दूसरे साल का, क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट का डिफ़ॉल्ट हुआ है। डिट्टो क्वेश्चन दे दिया आपको, बताओ। ये तो आप ऐसे ही कर लोगे। 4 लाख माइनस 30% माइनस 30%, लो जी 1,96,000 में ले गए। अच्छा 4 लाख माइनस 20% माइनस 20%, लो जी 2,56, तो 60,000 का लॉस ऑन रीपोजेशन हो गया आपको, क्योंकि 1,96 इसकी मार्केट वैल्यू है। फिर क्या हुआ जी, हमारा जो वेंडर है उसने 10,000 रुपये रिपेयर पे लगाए, वो 1,96 पे लेके आया, 10,000 रुपये उसने रिपेयर पे लगा दिए, 2,06,000 उसकी वैल्यू बनती है, और इसको मार्केट में फिर दोबारा से रीसेल कर दिया 1,70 में, तो उसको 36,000 रुपये का लॉस हो गया रीसेल पे, लॉस ऑन रीसेल। 1,96 में लाया, 10,000 की किए हुए सारे क्वेश्चन आपने, सर कुछ है ही नहीं। 20% 30% वर्किंग सारी आपने की हुई है। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बताना जी जरा कितने में गाड़ियां आप लेके आए हो, 1,96 में लेके आए हैं जी। अच्छा आप ये बताना जी प्रॉफिट और लॉस कितना हो गया, परचेजर को 60,000 का लॉस हो गया जी। अच्छा बताना जी रीसेल पे क्या कहानी बनी, रीसेल में आपको 36,000 का लॉस हो गया जी। अच्छा बताना जी कितने की बुक वैल्यू अब बच गई परचेजर के पास, गाड़ियां थी, एक छोड़ाए, तो एक गाड़ी 2 लाख की है, और आपको पता है 20% के 2 डेप्रिसिएशन आपने लगाए होंगे, 40 माइनस 1,60, एक पास 1,28 रह गया होगा आपके पास। ये कोई क्वेश्चन है, बताओ सर। अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर आप सही नहीं कह रहे, क्वेश्चन तो बहुत टफ है, भगवान का नाम लेना चाहिए बेटे, बहुत शांति मिलती है, मैं आपको बताऊं। ये देखो, ये तो एएस के बेनिफिट वाला क्वेश्चन हो गया, ये मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी वाला हो गया, ये हायर परचेज का क्वेश्चन हो गया, ये वाला देखो आप। 4 लाख की गाड़ी है जी, पहला डेप्रिसिएशन 30% का, फिर 30% का, लो जी 1,96 में ले गया, पहला आंसर। फिर 2 लाख है जी, 40 ये 1,28 ये बच गया उसके पास, लेफ्ट हो गया, एक गाड़ी छोड़ के आया 1,28 की है, 60,000 का लॉस हो गया जी, सारी वर्किंग वही है। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ जी, फिर उसके बाद उसने ये देखो 1,96 में लाया, 10,000 रिपेयर पे लगा दिए, और बेचा है 1,70 में, 36,000 का रीसेल पे लॉस हो गया। ये कोई क्वेश्चन थोड़ा है सर, हैं? ये कोई क्वेश्चन थोड़ा है सर, बताओ। फिर ये क्वेश्चन है सी पार्ट में, प्री इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है जी। अगर आप प्री इनकॉर्पोरेशन में देखें, बिजनेस लिया है 1/4 से, कंपनी बनी है जुलाई में, बैलेंस शीट मार्च की है, तो अगर आप टाइम रेशो निकालो तो 1/4 से 30 जून और 1/7 से 31 मार्च, तो 3 मंथ्स 9 मंथ्स, टाइम रेशो इज 1:3। ये तो होगी टाइम रेशो। सेल्स रेशो ये रही सर, कंपनी की सेल है 40 की और प्री की सेल है 10 की, तो बन गई सेल्स रेशो 1:4। टाइम रेशो सेल्स रेशो, है कोई मुश्किल काम? अब नीचे आइटम दे रखे हैं आपको बहुत सारे, मैं आपको चेक करा देता हूं। सबसे पहले है जी सेलिंग एक्सपेंस सेल्स रेशो, सेल्स रेशो है जी 1:4, ये पोस्ट में जाएगा, ये 1:3 है जी, ये पोस्ट में जाएगा जी, ये सारा प्री में जाएगा क्योंकि जून तक का है। टाइम रेशो, टाइम रेशो। अब रह गए ये 2 पॉइंट। क्वेश्चन ये कह रहा है परचेज प्राइस इंक्लूडिंग कैरिज, दोनों को इकट्ठा कर लो। ये जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है 9 महीने का, हैड इंक्रीज्ड बाय 10% एज कंपेयर टू प्री इनकॉर्पोरेशन। तो अगर 3 मंथ्स 9 मंथ्स हैं और ये 10% प्लस हो गया,
तो ये बन गया 3 मंथ्स 9.9 1 अपॉन, ये लो जी आंसर आ गया, इस रेशो में बांट दो। तो परचेज को और कैरिज को आपने बांटना है इस रेशो में। वैसे तो क्वेश्चन में सेल्स रेशो में बांटते हैं हम, क्योंकि जीपी सेल्स रेशो में बढ़ता है। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, सेल लेते हैं, खर्चे वर्चे माइनस करके जीपी निकाल लेते हैं और जीपी को सेल्स रेशो में बांट लेते हैं। पर मैं इसमें कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें परचेज और कैरिज का जो रेशो है वो अलग है। तो आपको जीपी अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। ये देखो, अगर मैं आपको इनका आंसर दिखाता हूं तो पहले तो सेल लिख ली इन्होंने, फिर ये रेशो बना ली परचेज की और कैरेज की, तो ये जीपी आ गया आपका। अदरवाइज हम क्या करते हैं, टोटल सेल में से टोटल परचेज और कैरेज माइनस करके टोटल जीपी निकाल लेते हैं और टोटल जीपी पे सेल्स रेशो लगा देते हैं 1:4। लेकिन परचेज रेशो अलग होने की वजह से जीपी आपका 1:4 में नहीं आएगा, तो निकालना पड़ा बस। उसके बाद ये सेलिंग एक्सपेंस है तो ये सेल्स रेशो में है, ये पोस्ट में है, ये टाइम रेशो में है, ये पोस्ट में है, ये प्री में जाएगा, ये टाइम रेशो में है, ये टाइम रेशो में है। क्वेश्चन खत्म हो गया जी, देख लो आप। एक परचेज का पॉइंट डाल दिया इन्होंने बस। ये देखो वर्किंग 3:9 का टाइम रेशियो 10% बढ़ा के ये वर्किंग बना। और अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, हम वर्किंग नोट बनाते, कैलकुलेशन ऑफ जीपी, सेल माइनस परचेज माइनस कैरेज टोटल जीपी को डिस्ट्रीब्यूट करते सेल्स रेशो में, क्वेश्चन खत्म हो जाता। अच्छा जी, चलते चलते लास्ट क्वेश्चन में आ गए हम। लो जी, बैंक की बात कर रहे हैं। बैंक ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को 3 कैटेगरीज में बांट रखा है, HTM, AFS और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। और हमसे पूछ रहा है जी कि बताओ क्या बैंक की पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से है। तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बैंक्स पे लगता ही नहीं। बैंक, NBFC और एक आपका इंश्योरेंस कंपनी, ये अपने अपने रेगुलेशन से चलते हैं। बैंकिंग कंपनी काम करती है बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से, इंश्योरेंस कंपनी काम करती है IRDA के हिसाब से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो 2 ही तरह के इन्वेस्टमेंट्स की बात करता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बैंक पे लगता ही नहीं, तो बैंक ने कंडीशंस को फॉलो किया कि नहीं किया, हम बताएं क्यों। आपको पेपर में सिर्फ ये लिख के आना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग कंपनीज, सो वी शुड नॉट वेरीफाई द कंडीशंस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 फॉर अ बैंकिंग कंपनी। क्वेश्चन खत्म हो गया। बैंक ने क्या किया, बैंक ने क्या नहीं किया, हमें कोई मतलब नहीं। जिन बच्चों ने सेकेंड ग्रुप पढ़ा हुआ है, सेकेंड ग्रुप में फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी है। इन्वेस्टमेंट के तीनों कैटेगरीज आपको पता है, HTM, AFS और आपका हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, वहाँ हम तीनों पढ़ते हैं। तो बैंक चलता है बैंकिंग रेगुलेशन से, RBI की गाइडेंस में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लगता ही नहीं, बेकार का क्वेश्चन है। और ये एक RTP में पहले भी आया था ये क्वेश्चन, इन्होंने दोबारा डाल दिया। ये आपका सर पूरा पेपर है, ठीक है ना जी। तो आप नज़र मार लेना जी ज़रा, मैं इसका आपको आंसर एक बार चेक करा दूँ। आप बोलोगे सर इसका आंसर नहीं चेक कराया आपने। ये देखो, accounting standard 13, the accounting standard is not applicable to the bank, insurance company or mutual funds. In this case, Z company, therefore AS 13 does not apply to it. For banks, RBI has issued separate guidelines, this. तो Z को, बैंक को RBI की गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। So bank has not followed AS 13, it would not be said that non compliance. जब लगता ही नहीं तो क्यों चेक करें हम। ये आपका सर MTP था पूरा। अब आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, और जो 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आप देख लेना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।